28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया गया, जिसकी मदद से औरतों को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगी लोकसभा में और देश की सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। राज्यसभा में इस बिल को 215-0 की मेजोरिटी से पास किया गया, यानी किसी भी राज्यसभा के मेंबर ने इस बिल को अपोज नहीं किया। और लोकसभा में ये वोटिंग थी 454-2, यानी सिर्फ 2 लोकसभा के एमपीज इसके खिलाफ थे। कौन वो एमपीज थे और क्यों वो इसके खिलाफ थे, इसकी आगे वीडियो में बात करते हैं। लेकिन पहले इस बिल से रिलेटेड 2 कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स। पहला, ये रिजर्वेशन अगली 2024 की लोकसभा इलेक्शन से एप्लीकेबल नहीं होगी। ये रिजर्वेशन डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कराने के बाद ही लागू करी जा सकती है। डीलिमिटेशन का मतलब है कि लोकसभा और असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से ड्रॉ करना, उनकी बाउंड्रीज बदलना लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। 2021 में हमारा सेंसस होना था, लेकिन सरकार करा नहीं पाई, इसलिए एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस बिल की इंप्लीमेंटेशन 2029 या 2031 तक ही हो सकती है। कई ऑपोजिशन पार्टीज ने इस चीज को लेकर सवाल उठाया कि सेंसस और डीलिमिटेशन के लिए वेट करने की क्या जरूरत है, अभी से ही क्यों नहीं लागू कर दिया जाता है औरतों का रिजर्वेशन। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। और दूसरा पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है कि इस बिल में ओबीसी औरतों के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं, एससी एसटी के लिए है लेकिन ओबीसी के लिए नहीं। क्या कारण इसके पीछे, क्या इस बिल के मायने हैं, क्या इसका इतिहास है और क्या ये सही है या गलत है, आइए समझने की कोशिश करते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। Women's reservation bill has been passed in the Lok Sabha. मोदी जी को लगता है कि महिलाओं को ये झुंझुना दे दो तो वो वोट दे देंगी। ये ओबीसी समाज का अपमान है। You want a parliament which is consist of only बड़े लोग। हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का बात है दिसंबर 1946 की। देश का नया संविधान लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स में से सिर्फ 15 औरतें थी। इनमें से कुछ बड़े फेमस नाम हैं: सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और अमू स्वामीनाथन। आपको जानकर हैरानी होगी कि वुमेन्स रिजर्वेशन पर उस समय डिबेट हुई थी और इन सब औरतों ने उसे अपोज किया था। ऐसा नहीं था कि इन औरतों को लगता हो कि औरतें पॉलिटिशियंस बनने के लिए फिट नहीं थी, बल्कि इनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि कोई स्पेशल कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं थी औरतों को। दिसंबर 1946 में एक और मैटर डिस्कस करते वक्त हंसा मेहता ने कहा था, हमारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन कोई रिजर्व सीट्स, कोटाज या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड नहीं कर रही है। हमारी डिमांड है कि औरतों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिले और इक्वालिटी आए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इकलौती दलित वुमेन मेंबर थी दक्षयानी वेलायुधन, और इन्होंने कहा कि ये पर्सनली रिजर्वेशन के फेवर में नहीं है। बाद में जुलाई 1947 में रेणुका राय ने भी यही कहा कि औरतों को बेहतर चांसेस तब मिलेंगे जब वो रिजर्वेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि एबिलिटी के बेसिस पर इलेक्ट हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने इतने साल पहले जो ये आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, आज के हालातों को देखते हुए ये बड़े आइडियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी लिख देने से ऑटोमेटिकली ग्राउंड पर इक्वालिटी नहीं आ जाती। आज 2023 में भी कितने लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं देश में जिन्हें लगता है कि औरतों का काम सिर्फ घर पर रहना है। किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी, झाड़ू पोछा, शिट, रोटी कौन बना होगा? हम बनाएंगे क्या रोटी? सेठ आदमी। तो यार देखो, इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स, अपने वैसे ही थोड़ा कम होता ना इधर तुम्हारा यार ये बुद्धि। ऐसे ही रिमार्क्स आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी दिए थे 2013 में कि हस्बैंड्स का काम होता है पैसे कमाना और औरतों का काम कि घर का काम संभालना। होपफुली इनके विचार शायद अब बदल गए हों, लेकिन मिसोजिनी आज के दिन भी एंटरटेनमेंट से लेकर पॉलिटिक्स तक हर जगह देखने को मिलती है। हनी सिंह के मखना जैसे चीप गाने जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, यूट्यूब पर 35 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। कितने ही पॉलिटिशियंस ने सेक्सिस्ट रिमार्क्स दिए हैं, जैसे कि कांग्रेस पॉलिटिशियन संजय निरुपम का स्मृति ईरानी के ऊपर रिमार्क हो, या फिर बीजेपी के नरेंद्र मोदी का 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का रिमार्क। समाजवादी पार्टी के फाउंडर लेट मुलायम सिंह यादव ने तो ऐसी ऐसी चीजें कही थी कि मैं क्या ही बताऊं। 2010 में एक सिमिलर बिल पास करने की कोशिश करी गई थी और तब बीजेपी के पॉलिटिशियन आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके ये कहा था कि अगर इंसानों में फेमिनिन ट्रेट्स आ जाएं तो वो भगवान बन जाते हैं, लेकिन अगर औरतों में मैस्कुलिन ट्रेट्स आ जाएं तो वो राक्षस बन जाती। तो ऐसे मिसोजिनिस्ट सिनेरियो में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इक्वालिटी दी गई है औरतों को इलेक्शंस लड़ने की, ये सिर्फ एक थियोरेटिकल इक्वालिटी है। असलियत में अगर एक औरत एक आदमी के खिलाफ खड़ी होगी इलेक्शंस में, तो बहुत से लोगों का ये जो सेक्सिस्ट माइंड है वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा कि एक औरत पॉलिटिशियन बनने लायक है।
वो शायद कभी एक औरत के लिए वोट ही ना करें ये सोचकर कि औरत का काम तो सिर्फ घर संभालना है। शायद यही कारण है दोस्तों कि इवन दो इंडिया में फीमेल पॉपुलेशन 48.4% है 2022 के एस्टिमेट्स के अनुसार, लेकिन लोकसभा का जो करंट रिप्रेजेंटेशन है उसमें औरतों की परसेंटेज 15% के अराउंड है। सिर्फ स्टेट लेवल पर और भी बुरी हालत है, सिर्फ 8 से 9% लेजिस्लेटर्स औरतें हैं। अब इस नंबर को आप कंपेयर कीजिए अफ्रीका के रवांडा जैसे देशों से। रवांडा में 61% औरतें हैं उनके पार्लियामेंट में। क्यूबा जैसे देशों में 55% पार्लियामेंट के मेंबर्स औरतें हैं। इसी चीज को लेकर अगर एक लिस्ट बनाई जाएगी 185 कंट्रीज की तो इंडिया की रैंक 141 पर आती है। यही कारण है कि सरकार की तरफ से एक पुश करने की जरूरत है ताकि इक्वालिटी आ सके ग्राउंड लेवल पर। इस चीज को नाम दिया जाता है दोस्तों पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है कई देशों में। कई लोग यहाँ आर्ग्यूमेंट उठाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना कैसे पॉसिबल है। आर्टिकल 14 में बात करी गई है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 में बात करी गई है कि देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेसिस पर। लेकिन बात यहाँ नोट करने वाली ये है दोस्तों कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 15.3, आर्टिकल 15.5 और आर्टिकल 16.4। आर्टिकल 15.3 के अनुसार सरकार को हक है औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने का। तो ये कहना गलत है कि रिजर्वेशन इक्वालिटी के खिलाफ है। असलियत में रिजर्वेशन का मकसद ही है ऑन ग्राउंड सोशल इक्वालिटी लाना। इस फोटो को देखिए, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है दिखाने का कि कैसे सही मायनों में इक्वालिटी गैप्स को ब्रिज करके ही लाई जा सकती है। जहां एक बड़ी गैप है वहां ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है इक्वालिटी लाने के लिए, और ज्यादातर केसेस में इन गैप्स को ब्रिज करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है एजुकेशन। और डिजिटल दुनिया की बात करी जाए तो नॉलेज गैप्स को ब्रिज करने के लिए मैंने लॉन्च किया है अपना एक मास्टर चैट जीपीटी कोर्स। इस कोर्स में स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीख सकते हैं अपनी काम की स्पीड और एफिशिएंसी कई गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए। मैं खुद चैट जीपीटी का रोज इस्तेमाल करता हूं और आप यकीन नहीं करोगे कि लिटरली कुछ कामों में 5 गुना स्पीड बढ़ गई है। जिन भी लोगों ने इस कोर्स को अभी तक लिया है उन्हें बहुत यूजफुल लगा है। स्क्रीन पर आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं। ये बोलने में बताना बड़ा मुश्किल है कि आप क्या मिस आउट कर रहे हो अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो, लेकिन जब आप यूज करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपने कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप में से पहले 500 लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए इक्वल 40% ऑफ पाने के लिए, EQUAL। तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। साल 1975 को सेलिब्रेट किया गया था एज इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। तो 1971 में ही यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर की सरकारों से रिक्वेस्ट करी थी कि औरतों के स्टेटस को लेकर रिपोर्ट्स बनाई जाए। इंडिया में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ने इसी चीज को लेकर एक कमेटी की स्थापना करी। इस कमेटी की रिपोर्ट निकलती है दिसंबर 1974 में। इसका टाइटल था टुवर्ड्स इक्वालिटी। इस रिपोर्ट में सामने आता है कि कैसे देश में जेंडर रेशियो नीचे गिरती जा रही है। औरतों को मुश्किलें हो रही हैं एजुकेशन, लिटरेसी और लाइवलीहुड के एक्सेस में। इस रिपोर्ट के चैप्टर 7 में मेंशन किया गया कि इंडियन पार्लियामेंट में 1952 से लेकर उस समय तक जो औरतों की एवरेज प्रपोर्शन थी वो सिर्फ 4% रही है। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर पीछे हट जाती हैं वुमेन कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करने से। इस कमेटी ने जब अपना देश का दौरा किया तो कई औरतों के ग्रुप्स ने और स्कॉलर्स ने डिमांड उठाई कि कैसे 30% रिजर्वेशन होनी चाहिए औरतों के लिए। लेकिन जब ये इस सजेशन को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बहुत ऑपोजिशन देखने को मिला। कहा गया कि औरतों को सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हालांकि औरतों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स को आदमियों के साथ शेयर करती हैं अपने ग्रुप्स, लोकेलिटी और कम्युनिटी में। तो कमिटी ने अपने कंक्लूजन में यहां पर लिखा कि औरतों के रिजर्वेशन का कोई रैशनल बेसिस नहीं है। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा देश की पॉलिटिक्स पर। साल 1983 में कर्नाटका में थी जनता पार्टी की सरकार जो न्याय पंचायत एक्ट लेकर आई और 25% रिजर्वेशन इन्होंने औरतों को दे दी लोकल बॉडीज में। 2 मेन लोगों को इसके पीछे क्रेडिट दिया जाता है। पहले चीफ मिनिस्टर रामाकृष्ण हेगड़े और दूसरे मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज अब्दुल नजीर साहब। इवन दो कर्नाटका की पंचायत में औरतों को रिजर्वेशन इतने साल पहले ही मिल गई थी, लेकिन कर्नाटका की स्टेट असेंबलीज में औरतों की रिप्रेजेंटेशन आज भी बहुत खराब है। 224 एमएलए में से सिर्फ 10 औरतें हैं। 34 मेंबर के कैबिनेट में सिर्फ 1 वुमेन मिनिस्टर है।
लेकिन इतिहास में हम वापस जाएं तो कर्नाटका के बाद हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं आंध्र प्रदेश में, जहां पर 1987 में 9% रिजर्वेशन दे दी जाती है औरतों को ग्राम पंचायत में। इसके बाद ओडिशा में 1991 33% रिजर्वेशन औरतों के लिए पंचायत में। नेशनल लेवल पर बात की जाए तो साल 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एक कमेटी बनाते हैं 14 मेंबर की अंडर यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट आल्वा। अगले साल ये कमेटी एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान प्रेजेंट करती है औरतों के लिए अगले 12 साल के लिए। 350 से ज्यादा रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, जिनमें से एक रिकमेंडेशन होती है कि औरतों के लिए सीट्स रिजर्व करी जाए। इसलिए मई 1989 में राजीव गांधी की सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आती है, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन दी जाती है औरतों को देश की सारी रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में। इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाता। अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं और इस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। 1992 और 93 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, यही 33% रिजर्वेशंस प्रोवाइड करने के लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, और ये बिल्स सक्सेसफुली पास हो जाते हैं। जो चीज अभी तक सिर्फ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ही देखी गई थी, अब वो पूरे देश के लेवल पर इंप्लीमेंट कर दी जाती है। देश की सारी पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में 33% रिजर्वेशन औरतों को मिल जाती है। लेकिन अगला सवाल उठता है कि स्टेट असेंबलीज में और देश के पार्लियामेंट में भी यही चीज करी जाए। सितंबर 1996 जब प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, वो 81st अमेंडमेंट बिल